आज हम पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है और कई सिलेबस में आप देखेंगे तो ये सिद्धांत देखने को मिलता है। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म होता है। 23 अप्रैल 1850 में इनकी मृत्यु होती है। आप अनुक्रम वाले प्रश्न में देख रहे होंगे पाश्चात्य आलोचकों के क्रम, आपके जो जन्म के अनुसार में क्रम पूछा जा रहा है। यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर हो, चाहे वो आपके अन्य टीजीटी पीजीटी या फिर राज्य स्तरीय कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगा हो, उसमें पाश्चात्य आलोचकों के आपको जन्म पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में होता है। यह एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर अपने संयुक्त प्रकाशन लिरिकल बैलेड्स, ये बैलेड्स होगा, लिरिकल बैलेड 1798 कब आई थी ये कृति? 1798 में आई थी। अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग शुरू करने की मदद की। तो याद रखिएगा कि जो लिरिकल बैलेड्स है वो दोनों संयुक्त रूप से लिखा गया था सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ में मिलकर। और ये कौन थे कॉलरिज? विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र थे। ठीक है, तो संयुक्त प्रकाशन लिरिकल बैलेड्स के साथ अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग की शुरुआत करने वाले दोनों ने शुरू करने में मदद की थी। वर्ड्सवर्थ की गणना 19वीं शताब्दी के प्रमुख समीक्षकों में की जाती है। इन्हें अपने समय का साहित्य पर्याप्त गिरा हुआ प्रतीत हुआ, अतः अपने युग की परिस्थिति को पहचान कर उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्होंने स्पष्ट किया कि काव्य के द्वारा हमारे भावों को शक्ति मिलनी चाहिए। भावों को प्रभावित करने की शक्ति की काव्य की विशेषता है। ऐसा लगता है कि वर्ड्सवर्थ के स्वर में एक कुशल चिकित्सक का निदान था। अब देखेंगे काव्य भाषा सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, क्या उनके वक्तव्य थे, उनको देखेंगे। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न बनते भी है कि जो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है उसमें काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं ग्रामीण जीवन में मनुष्यता के भाव सरल, निष्कपट, सच्चे होते हैं तथा प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसीलिए उनमें तादात्म्य सुगम होता है। जैसे आप खड़ी बोली को ही देख लीजिए, खड़ी बोली में आप इतना अच्छे से समझ पाएंगे उतना ब्रज भाषा या फिर कोई आपकी अवहट या भ्रंश भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो यही चीज बताते हैं कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता, ऐसा बताने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी। प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था उतनी उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। भाषा जो भाषिक कृत्रिमता और आडंबर है वो बाद के कवियों की देन है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत के विषय में अपना निश्चित मत प्रस्तुत किया है। उसने माना है कि कविता की भाषा जनसाधारण से जुड़ी होनी चाहिए, अर्थात ग्रामीण भाषा में होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ के पूर्व दांते, इनका नाम आता है, ने काव्य में ग्रामीण भाषा के प्रयोग से को हेय माना था। किसने माना था? दांते ने माना था ग्रामीण भाषा के प्रयोग को। बाद के कवियों ने भी इसका समर्थन किया। अभिजात्य भाषा और बोलचाल की भाषा का यह जो द्वंद्व है वो पुराना है। थोड़ा सा वर्तनी की मिस्टेक है, देख लीजिएगा, द्वंद्व पुराना है। इस द्वंद्व को वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के द्वारा पुनः विचारों का केंद्र बनाया। तो जब ये साहित्य उनको गिरा हुआ प्रतीत हुआ था वर्ड्सवर्थ को, उसके बाद से उन्होंने लिरिकल बैलेड्स के नाम से एक काव्य का प्रतिपादन किया, एक ग्रंथ का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने दांते और दांते के बाद में जितने भी कवि थे वो सब मानते थे कि जो अभिजात्य वर्ग की भाषा होगी उसी को ही गद्य या पद्य की भाषा होनी चाहिए। परंतु बाद में इन्होंने पुनः अपने विचारों के माध्यम से लिरिकल बैलेड्स के द्वारा इस द्वंद्व को दूर करने का प्रयास किया। 18वीं सदी के नव अभिजात्य में वाद में भाषा के दो रूप प्रचलित थे। उच्च भाषा जिसे संस्कृत जनों की भाषा कहते थे तथा दूसरी निम्न भाषा जो साधारण जनों की भाषा थी। आप जैसे संस्कृत में भी देखेंगे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो होती थी वो आपके जो संत महामुनि थे, जो पंडित लोग थे, उनके द्वारा बोली जाती थी। और जो लौकिक साहित्य था जिसको हम प्राकृत या पाली भाषा या अपभ्रंश भाषा कहते हैं, वो निम्न कोटि के जो लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, वो लोग प्रयोग करते थे। इसी वजह से वो भी चीज जो पाश्चात्य क्षेत्रों में देखे तो वहां पे भी यही चीज थी कि जो उच्च भाषा जिसे संस्कृत जनों की भाषा कहते थे तथा दूसरी निम्न भाषा जो साधारण जनों की भाषा थी। कालांतर में उच्च भाषा कृत्रिम और दुर्बोध होती चली गई, इसलिए भाषा के त्याग और ग्रामीण भाषा के प्रयोग पर वर्ड्सवर्थ ने बल दिया।
ठीक है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत देखते हैं तो काव्य की भाषा कैसी हो, काव्य की भाषा कैसी हो, इस विषय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारतवर्ष के संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य कुंतक ने तो रीति को काव्य की आत्मा मान लिया था। उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना अर्थात भाषा का विशिष्ट रूप बतलाया। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वामन, उन्होंने विशिष्ट पद रचना रीति ऐसे करके एक सूत्र भी बताया है और बताया कि जो भाषा है उसी का विशिष्ट रूप उसमें बतलाते हैं। कहते हैं वास्तव में काव्य का आरंभ सभी देशों में उसी भाषा के माध्यम से होता है जो विशिष्ट जनों की नहीं अपितु जनसामान्य की भाषा होती है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी देखते हैं तो वो भी आपको एक तरीके से जो खड़ी बोली के रूप को अपनाते हैं और नव जागरण की स्थापना में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिस तीव्र गति से जीवन और जीवन की भाषा में परिवर्तन होता है उस गति से साहित्य और साहित्य की भाषा में परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेजी भाषा के अध्ययन अध्यापन को वर्ड्सवर्थ के समय तक लगभग 1 से 20 वर्ष पूरे हो गए थे, परंतु आज के साहित्य में हिंदी में जैसे शब्दों और वाक्य विन्यास का प्रयोग हो रहा है इस प्रकार का परिवर्तन अंग्रेजी की काव्य भाषा में नहीं आया था। जब कभी कोई काव्य रीति रूढ़ हो जाती है तभी उसके प्रति किसी महान साहित्यकार की प्रतिमा विरोध का स्वर ऊंचा करती है। वर्ड्सवर्थ का स्वर अपने युग की ऐसी ही श्रेणीबद्धता के प्रति विद्रोही रूप में व्यक्त हुआ था। वर्ड्सवर्थ रीतिबद्धता को अस्वाभाविक मानते थे। उनका कथन था कि मैंने कई ऐसे अभिव्यंजना प्रयोगों को जो स्वतः उचित और सुंदर है बचाया है, किंतु निम्न कोटि के कवियों ने उनका इतना अधिक प्रयोग बार बार किया है कि उनके प्रति ऐसी अरुचि उत्पन्न हो गई है कि उसे किसी के कला के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। वर्ड्सवर्थ का यह भी मत था कि सभी देशों के प्राचीनतम कवियों ने प्रायः वास्तविक घटनाओं के द्वारा उत्तेजित भावों के कारण कविताओं की रचना की है। उन्होंने प्राकृतिक रूप से तथा मनुष्य के रूप में लिखा है। चूंकि उनके भाव सशक्त थे इसलिए उनकी भाषा निर्भीक और अलंकृत होती थी। बाद में निम्न कोटि के कवियों ने उस प्रभावपूर्ण भाषा का अनुकरण किया, यद्यपि उनमें उन भावों का उद्रेक नहीं था। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अलंकृत भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी चाहिए जितनी आपकी जो जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए, ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उसके द्वारा ही आप अपने भावों को साधारण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि भाषा तो सशक्त थी पर उनमें उन भावों का उद्रेक नहीं था। इस प्रकार उस अलंकृत भाषा का यांत्रिक अनुकरण होने लगा। ऐसी अनुभूतियों और विचारों के लिए भी उसका सुयोग होने लगा जिनके साथ उसका कोई प्राकृतिक संबंध नहीं रह गया था। इस प्रकार अनजान में एक ऐसी भाषा बन गई जो मनुष्यों की वास्तविक भाषा से तत्वतः भिन्न हो गई। वर्ड्सवर्थ का मत है कि भाव एवं विचार तथा भाषा का संबंध स्वाभाविक है। जिस प्रकार का और जिस कोटि का भाव होगा उसी प्रकार की और उसी कोटि की भाषा होगी। मतलब भाषा और भाव दोनों को समकक्ष माना है वर्ड्सवर्थ ने मनुष्यों की वास्तविक भाषा का स्वरूप भी स्पष्ट किया है। वास्तव में मनुष्यों की वास्तविक भाषा से उनका तात्पर्य उस भाषा से था जो भावों और विचारों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हो और उन भावों और विचारों को सहज रूप से व्यक्त कर सके, है ना। साधारण भाषा का अर्थ वर्ड्सवर्थ ने तुच्छ भाषा के रूप में नहीं माना। इतना ही नहीं, वर्ड्सवर्थ ने प्रारंभिक काव्य भाषा और साधारण भाषा का अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में काव्य की भाषा और साधारण भाषा में अंतर था। इसका एक अन्य कारण भी था, उसमें छंद का योग पहले से ही चला आता था। यही कारण था कि उसके द्वारा लोग वास्तविक जीवन की भाषा की अपेक्षा अधिक प्रभावित होने लगे थे। प्रभाव का यह कारण अर्थात छंद उनके वास्तविक जीवन से भिन्न था। बाद के कवियों ने इसका दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। कालांतर में इस असाधारण भाषा का प्रतीक बन गया। जो छंद है वो इस असाधारण भाषा का प्रतीक बन गया। जिस किसी ने छंद में लिखना आरंभ किया उसने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य के अनुसार उस शुद्ध और प्रारंभिक भाषा में अपनी भाषा मिला दी। इस प्रकार एक नवीन भाषा बन गई जो मनुष्यों की वास्तविक भाषा नहीं रह गई। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के विवेचन के अंत में यह विचार व्यक्त किया है कि कल्पना और भाव की कृतियों की केवल एक भाषा होनी चाहिए, कि कल्पना और जो भाव है उनकी केवल एक भाषा होनी चाहिए, चाहे वे कृतियां गद्य में हो या फिर पद्य में,
छंद इस प्रकार की कृतियों के लिए ऊपरी अथवा आकस्मिक तत्व होते हैं। वर्ड्सवर्थ गद्य और पद्य की भाषा में अंतर नहीं मानते थे। गद्य की भाषा पद्य में परिवर्तित हो सकती है। वर्ड्सवर्थ गद्य और पद्य की भाषा को एक मानते थे। गद्य और पद्य की दोनों भाषाओं में भी अपेक्षाकृत गद्य की भाषा को ही उन्होंने महत्व प्रदान किया है। अपनी गद्यमयी भाषा के समर्थन में वर्ड्सवर्थ ने यहां तक कहा था कि दोनों भाषाओं को अभिव्यंजना करने वाली इंद्रियां तथा दोनों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां एक ही हैं और इनका राग और रुचि दोनों परस्पर समान है। जनसाधारण की भाषा से वर्ड्सवर्थ का तात्पर्य था जिसे उन्होंने अपने ग्रंथ लिरिकल बैलेड्स के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रंथ में प्रयोग नहीं किया है। वर्ड्सवर्थ भाषा में उन प्राणियों के विरोधी थे जिन्हें हम मानवीकरण, वक्रोक्ति और विपर्य आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने 17वीं शताब्दी के शैलीगत विशेषताओं, विलक्षणता, दूरारूढ़ कल्पना, अतिशयोक्ति, शाब्दिक चमत्कार और अस्पष्टता की आलोचना की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया था। लिरिकल बैलेड्स के नाम से दोनों का पहला कविता संग्रह, मैंने पहले भी बताया, 1798 में आया था। ये मुख्य बिंदु यहां से शुरू हो रहे हैं, प्रकाशित हुआ। इस प्रथम संस्करण की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो इसका प्रथम संस्करण आया था लिरिकल बैलेड्स का, वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नाम से इसका शीर्षक लिखा था। सन 1800 ईस्वी में जब लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका लिखी जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों के उत्तर दिए गए थे। इनके संग्रह पर आरोप लगा दिए गए थे ना, अभिजात्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और दांते जैसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया था कि ग्रामीण भाषा का प्रयोग नहीं है, ये दृष्टि मानते थे। तो वही चीजें, आरोपों को दूर करने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ जैसे उत्कृष्ट कवि की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। वहीं दूसरी ओर इसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। इस भूमिका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने 17वीं 18वीं शताब्दी की काव्य संबंधी नव अभिजात्यवादी मान्यताओं को प्रभावित किया है। 1800 ईस्वी वाली यह भूमिका ही अंग्रेजी के आलोचना साहित्य में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स से पूरा नाम है और 1800 वाली भूमिका में इसका नाम इस प्रकार से सामने आया था। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण हैं। सबसे पहले तो 1798, जब भी लिरिकल बैलेड्स का समय पूछा जाए तो 1798 होगा। फिर 1800 में इसको दोबारा से परिवर्तित किया, इसका संशोधित रूप आया। फिर 1802 में, फिर 1815 में। तो ये 4 संस्करणों में अब तक ये प्रकाशित हो चुकी है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, मतलब क्या बताया था, विशेषियस बताया था, विकृत, डिस्टॉर्टेड बताया था, चमकीली, ग्लॉसी बताया, भावहीन, अनफीलिंग्स आदि कहा है। तो जितनी भी काव्य भाषा है उनको क्या क्या नाम दिया है, विशेषियस, डिस्टॉर्टेड, ग्लॉसी और अनफीलिंग्स। काव्य भाषा से के संबंध में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? पहली मान्यता है कि ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और पद्य में की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। और तीसरा, प्राचीन कवियों की भाषा, उनमें भावोद्बोध सदृश सहज व सरल था। बाद के कवियों ने भाषा को कृत्रिम व आडंबरपूर्ण बना दिया। वर्ड्सवर्थ के अनुसार चूंकि ग्रामीण मनुष्य प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के निकट रहते हैं, इसलिए उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इसमें वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह था। काव्य भाषा के संबंध में प्रायः 2 तरह के विचार मिलते हैं। एक में बोलचाल की भाषा का आग्रह और दूसरे में विशिष्ट या असाधारण का भाषा का। इतालवी कवि जो दांते थे, इतालवी थे ये दांते, ने काव्य में ग्राम्य भाषा के प्रयोग को हेय माना है। जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया। याद रखिएगा कि इन्होंने समर्थन किया है बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए गद्य पद्य में। जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन, इलियट और एजरा पाउंड, ये 4 लोग हैं, और साथ ही साथ आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। नव अभिजात्यवादियों के साथ वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कॉलरिज ने भी किया। याद रखिएगा कि जब नव अभिजात्यवाद का स्टार्टिंग हो रही थी, प्रारंभ हो रहा था, तब वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन उनके अनन्य मित्र जो थे, मतलब अच्छे मित्र थे, उनके सहयोगी कह सकते हैं, कॉलरिज ने भी किया था। कवि किसे कहते हैं संबंधी प्रश्न पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ घोषित करते हैं कि कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है।
वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज भावों का उछलन न कहकर जहां विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया, वहां निषेध रूप में नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का खंडन भी किया है। नव अभिजात्यवाद के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण आवश्यक है। फिर से देख लेते हैं काव्य भाषा, रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के क्या विचार रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है, ना हो सकता है। अपनी प्रथम अभिव्यंजना को प्रायः मैं घृणास्पद मानता हूं। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। अगला है, कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह राग दीप्ति अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। और लास्ट कथन है, प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। किसका कथन है पूछा जा सकता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।